गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके स्पेशल रिक्वेस्ट पर अल्कीन्स चैप्टर का मैं रिवीजन लेक्चर पोस्ट कर रही हूँ. Since this chapter is quite long, so I'll be posting the lecture in 3 or 4 parts covering the preparation and reactions of alkenes. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी पार्ट्स को अच्छे से थॉरोली देखें, सुने और साथ में स्टडी मटेरियल्स को भी रिवाइज करते जाएं. Or in case you have any doubts, then please post those doubts, those questions in the comment section of this video. I will try to answer your queries as far as possible. और आप जब वीडियो देखें तो इसे बिल्कुल भी स्किप करके या किसी भी पार्ट को मिस करके ना देखें. कंटिन्यूटी में, फ्लो में देखते रहें, तभी आपको समझ में आएगी. इसमें कुछ मैकेनिज्म्स हैं जिसके हर एक स्टेप को आपको समझना जरूरी है, सो दैट यू विल बी एबल टू आंसर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन कम अप इन द एग्जामिनेशन. अब तक हमने हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर में अल्केन्स और अल्काइंस के बारे में पढ़ा. अब जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं वो है अल्कीन्स. अल्कीन्स भी अल्केन्स और अल्काइंस की तरह हाइड्रोकार्बन्स है. हाइड्रोकार्बन्स हम किसे कहते हैं? जिन कंपाउंड्स में केवल हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है जिनके स्ट्रक्चर में, ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. नाउ अल्कीन्स एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n. अब सबसे पहले मेंबर का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम जानना चाहें तो n का वैल्यू हम यहाँ 1 पुट करेंगे. इससे हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो है CH2. नाउ लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग दैट the first member of alkene will always start with 2 carbon atoms because the structure of alkene should be like this. It is characterized by the presence of a carbon-carbon double bond. तो इसके लिए मिनिमम 2 कार्बन एटम स्ट्रक्चर में होने चाहिए जहां से हम अल्कीन्स की शुरुआत कर सकते हैं. तो अल्कीन्स के होमोलोगस सीरीज में सबसे पहला कंपाउंड होता है जिसमें n का वैल्यू 2 लेंगे हम, तो हमें मिलेगा C2H4. और ये है फर्स्ट मेंबर C डबल बॉन्ड C, एंड दोनों तरफ दोनों कार्बन एटम्स 2 हाइड्रोजन से बॉन्डेड होते हैं. इस कंपाउंड को हम कहते हैं इथीन. इथीन इसका IUPAC नेम है. Eth refers to 2 carbon atoms. And what is the common name of this compound? The common name is known as ethylene. So ethene हो या इथिलीन हो, इसी कंपाउंड को हम पहला मेंबर मानेंगे अल्कीन सीरीज का. अब इसके आगे आप जैसे जैसे एक एक कार्बन एटम बढ़ाते जाएंगे तो हम अल्कीन सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे. द नेक्स्ट मेंबर विल बी प्रोपीन विथ 3 कार्बन एटम्स. इस टॉपिक में हमें अल्केन्स के प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना है. तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है अल्कीन्स के, बट विल रिस्ट्रिक्ट आवर स्टडीज ओनली टू दोज विच आर मेंशन्ड इन द सिलेबस. तो इसमें पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन रिएक्शन में स्मॉल मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होते हैं सबस्ट्रेट से. इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन में हम 2 कंपाउंड्स पढ़ेंगे जिनसे हम एल्कीन्स को बना सकते हैं. पहला है अल्कोहल्स और दूसरा है अल्काइल हैलाइड्स. तो सबसे पहले रिएक्शन में हम देख लेते हैं क्या है. एलिमिनेशन रिएक्शन के पहले एग्जाम्पल में हम अल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन से अल्कीन्स बना सकते हैं. सो बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स alkenes can be produced. As you can see, there are 2 methods by which we can dehydrate alcohols. सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है. अल्कोहल से हम वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर सकते हैं. इसी प्रोसेस को हम यहाँ डिहाइड्रेशन कह रहे हैं. सो 2 मेथड है यहाँ पे जिस तरह से हम अल्कोहल्स को डिहाइड्रेट कर सकते हैं. पहला है कि अल्कोहल्स को आप डायरेक्टली हीट करें. सिर्फ अल्कोहल के मॉलिक्यूल को अगर डायरेक्टली हीट किया जाए 400 to 800 डिग्री सेल्सियस तक, तो वहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है और जो रिमेनिंग पार्ट है सबस्ट्रेट का वो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है. सो दिस इज हाउ वी कैन डिहाइड्रेट एन अल्कोहल जस्ट बाय हीटिंग इट अलोन अंडर द कंडीशन अंडर द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ 400 to 800 डिग्री सेल्सियस. एक दूसरा मेथड है जिससे हम अल्कोहल को डिहाइड्रेट कर सकते हैं, वो है अगर हम किसी तरह के कैटलिस्ट का इस्तेमाल करें, जैसे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या एल्यूमिना Al2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड. इन दोनों में से किसी को भी आप यूज़ करें, अल्कोहल को इनके साथ हीट करें
तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा and that will result in the formation of alkene. So these are basically elimination reactions क्योंकि यहाँ small molecules like water molecule यहाँ पे main substrate से eliminate हो रहे हैं. अब अगर हम reactivity की बात करें, alcohols 3 तरह के होते हैं, tertiary, secondary and primary. टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी यानी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है. 3 तरह के अल्काइल ग्रुप्स होते हैं जैसा कि आपको याद होगा. एक अल्काइल ग्रुप जिसमें कार्बन एटम, सेंट्रल कार्बन एटम 3 अल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड है और इसके साथ अगर एक OH ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा है तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन एटम को हम अल्फा कार्बन कहते हैं. अगर अल्फा कार्बन के साथ 3 और अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हैं तो उसे हम 3 डिग्री अल्कोहल कहेंगे. सिमिलरली अगर यहाँ हम एक अल्काइल ग्रुप को हटा के वहाँ एक हाइड्रोजन डाल दे केवल, तो ऐसे कंडीशन में इस तरह के अल्कोहल को हम 2 डिग्री अल्कोहल कहेंगे. इसी तरह से मिनिमम 2 हाइड्रोजन एटम अगर मॉलिक्यूल में मौजूद हैं तो उसको हम प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे. तो ये रहा आपका 1 डिग्री अल्कोहल. इस तरह से अल्कोहल 3 तरह के होते हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री. अब अगर एलिमिनेशन रिएक्शन में हम चेक करें कि 3 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल से हम वाटर मॉलिक्यूल को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं अल्कीन बनाने के लिए, या 2 डिग्री से या 1 डिग्री से. इसका अगर कंपैरेटिव स्टडी करें तो हम पाएंगे कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फॉलोड बाय 2 डिग्री, फॉलोड बाय 1 डिग्री. इसके पीछे के रीज़न को समझने के लिए हमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा. बट सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ, डिहाइड्रेशन के मैकेनिज्म में एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है. उस इंटरमीडिएट को हम कार्बोकैटायन कहते हैं. कार्बोकैटायन के बारे में हमने डीपली स्टडी किया है चैप्टर 1 में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में, जहाँ हमने रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ा था. अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप वापस उस वीडियो में जाके एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लें और देखें कि 3 तरह के कार्बोकैटायन्स क्या क्या होते हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री. और उसमें से हमने देखा था कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है. तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन जिस भी रिएक्शन में बनेगा उस रिएक्शन में वो बहुत ही आसानी से बनेगा क्योंकि वो बहुत स्टेबल होता है as compared to 2 degree and 1 degree. Of course it is not stable, but as compared to 2 degree and 1 degree it is more stable. तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन जल्दी बनेगा, इसका मतलब ये है कि 3 डिग्री अल्कोहल बहुत आसानी से रिएक्ट करेगा, इनफैक्ट जल्दी रिएक्ट करेगा, उसका रिएक्टिविटी काफ़ी हाई होगा एज कम्पेयर टू 2 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल. और 3 डिग्री अल्कोहल ही सबसे जल्दी रिएक्ट करके 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना के फाइनली अल्कीन बना देगा. तो इस मैकेनिज्म को अभी हम डिटेल में स्टडी करते हैं समझने के लिए कि कार्बोकैटायन कैसे बन रहा होता है. लेकिन रिएक्टिविटी ऑर्डर को अगर एक्सप्लेन करना है तो हम कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी ऑर्डर के बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे. जस्ट बिकॉज 3 डिग्री, दैट मीन्स टर्शियरी अल्कोहल्स आर tertiary carbocation is the most stable out of 2 degree and 1 degree. So 3 degree alcohols will be most reactive as compared to 2 degree and 1 degree alcohols. अब आते हैं मैकेनिज्म में. डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स का मैकेनिज्म 3 स्टेप में होता है और ये बेसिकली एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है. बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को तो हम अल्फा कार्बन कहते हैं और ठीक उसके बगल वाले कार्बन को, एडजेसेंट कार्बन को हम बीटा कार्बन कहते हैं. तो अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है. वाटर मॉलिक्यूल मतलब एक OH और एक H का कॉम्बिनेशन है. तो इस अल्कोहल से एक OH ग्रुप भी निकल जाता है और ये हाइड्रोजन भी निकलता है, लेकिन दोनों 2 डिफरेंट पोजीशन से निकलते हैं. OH तो फंक्शनल ग्रुप है जो एलिमिनेट हो रहा है और ये हाइड्रोजन जो है it will be removed from the beta position and that is why this elimination reaction is known as beta elimination reaction. तो जैसे इस पर्टिकुलर अल्कोहल में ये एक जनरल फॉर्मूला हमने लिया है, इसमें इस बीटा पोजीशन पर 2 हाइड्रोजन एटम्स है. अब दोनों में से कोई भी एक आसानी से एलिमिनेट हो सकता है ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप भी एलिमिनेट होगा और इसी तरह से हमें वाटर मॉलिक्यूल मिलता है. तो इसमें हम देख लेते हैं कि किस तरह से तीनों स्टेप्स में डिहाइड्रेशन प्रोसीड करता है. तो सबसे पहला स्टेप में
अल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा. दिस स्टेप इन्वॉल्व्स प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल्स. आप अगर याद करें, अभी हमने देखा कि हम किस तरह से डिहाइड्रेट कर सकते हैं. व्हाट आर द रिएक्शन कंडीशंस. हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से हीट करें तो अल्कोहल डिहाइड्रेट हो सकता है. अल्कोहल को सिर्फ हीट करें अकेले 400 to 800 डिग्री सेल्सियस तो भी वो डिहाइड्रेट हो सकता है. या फिर अगर एल्यूमिना का यूज़ करें एज अ कैटलिस्ट तो भी अल्कोहल डिहाइड्रेट हो सकता है. इस मैकेनिज्म में हम ये दिखा रहे हैं कि हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से अल्कोहल को हीट किया है और तभी यहाँ इसका डिहाइड्रेशन हो रहा है. तो सबसे पहले स्टेप में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से जो H+ आयन आएगा, आप जानते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है तो H+ आयन रिलीज करेगा और उसी H+ आयन से यहाँ अल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा. प्रोटोनेशन का मतलब है अल्कोहल के ऑक्सीजन एटम में लोन पेयर्स हैं. So alcohol can act as a base, and so the lone pair on oxygen atom will be donated to this H+ ion. और जैसे ही H+ ion इस lone pair की तरफ attracted होगा, उसके साथ वो bond बना लेगा यहाँ. और ऐसा जैसे ही हो गया, because oxygen is releasing its lone pair, so now it will acquire a positive charge. इस compound को हम कहते हैं या इस ion को हम कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्योंकि अब इस अल्कोहल में एक प्रोटोन मौजूद है. सो इट इज़ अ प्रोटोनेटेड अल्कोहल. ये एक रिएक्टिव स्पीशीज़ है और इसलिए अब ये डिकम्पोज करेगा सेकेंड स्टेप में जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल के निकल जाने की संभावना काफ़ी हाई है. सो सेकेंड स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा और जैसे ही वो एलिमिनेट होगा एक कार्बोकेटायन बनेगा एज एन इंटरमीडिएट. तो कैसे निकलेगा? बिकॉज ऑक्सीजन एटम पर, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल में ऑक्सीजन एटम पर एक पॉजिटिव चार्ज है. बिकॉज ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो ज़्यादा देर तक पॉजिटिवली चार्ज नहीं रह सकता है. तो वो अपने बगल वाले बॉन्ड से, जो कार्बन के साथ वो बॉन्डेड है, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हियर. जैसे ही वो पुल करेगा तो this entire part will be eliminated, and जैसे ही ये eliminate होगा हम कहेंगे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो गया. लेकिन इस डिहाइड्रेशन से अभी भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमें अभी एक इंटरमीडिएट मिलता है जिसे हम कार्बोकेटायन कहेंगे. आप देखिए, जैसे ये एलिमिनेशन होगा, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन लेकर के वाटर मॉलिक्यूल बना के जैसे ही वो निकल रहा है, तो वी आर गेटिंग एन इंटरमीडिएट विद दिस कार्बन एटम हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज. एंड सो इस तरह के स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं, हमने पढ़ा है पहले भी, इनको हम कार्बोकेटायंस कहते हैं जिन पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है. तो ये बना सेकेंड स्टेप में एक रिएक्शन इंटरमीडिएट. अब थर्ड स्टेप में इस कार्बोकेटायन पर वाटर मॉलिक्यूल का फर्दर अटैक होगा. सो अब वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा? जो वाटर मॉलिक्यूल अभी सेकेंड स्टेप में ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका था, वो अब ऑक्सीजन एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से इस कार्बोकेटायन से एक हाइड्रोजन आयन को यानी प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, निकालेगा, खींचेगा, अपने साथ लेके चला जाएगा. किस पोजीशन से निकालेगा? यहाँ तो बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स दिख रहे हैं. हाइड्रोजन उस पोजीशन से निकलेंगे जिस पोजीशन को हम बीटा पोजीशन कहते हैं. अभी मैंने बताया था यहाँ ऊपर दैट दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज, दिस पर्टिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन बिकॉज the hydrogen atom is, especially the hydrogen atom is removed from the beta position. तो आप ध्यान से देखें इस कार्बोकेटायन में, this is the alpha position and this is the beta position. So beta position में यहाँ दो हाइड्रोजन्स थे, दोनों में से एक का यहाँ पे एलिमिनेशन होगा with the help of the water molecule. The water molecule with its lone pair on oxygen will pull this hydrogen as H+ ion and so it will be removed. तो ऐसा करने से हमें एल्कीन मिल जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड will now fold here and will become a pi bond. So the sigma electrons will now contribute to form a pi bond. Thus we got an alkene. यही तो फॉर्मूला है अल्कीन का. तो ये है डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म, 3 स्टेप में होता है और इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? E1 मैकेनिज्म. एलिमिनेशन मैकेनिज्म के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, E1 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म एंड E1CB मैकेनिज्म. तो इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को, जिसमें कार्बोकेटायन एज एन इंटरमीडिएट बनता है और ये मैकेनिज्म 3 स्टेप में होते हैं, इसी मैकेनिज्म को हम एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर यानी E1 मैकेनिज्म कहते हैं. अब ज़रा ये भी जान ले इसे E1 मैकेनिज्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस मैकेनिज्म में रिएक्शन का ऑर्डर 1 होता है। ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है ये आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होने का मतलब है, आप स्टेप नंबर 2 को ज़रा ध्यान से देखें। स्टेप नंबर 2 में एक इंटरमीडिएट बन रहा है। इस इंटरमीडिएट पे पूरा का पूरा रिएक्शन डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन स्लोएस्ट है। ये जो सेकेंड स्टेप है, इट इज़ द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ दिस एंटायर रिएक्शन। जब तक ये स्टेप कंप्लीट नहीं होगा रिएक्शन आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो पूरे के पूरे रिएक्शन का जो स्पीड है और उसका अल्टीमेट सक्सेस है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है स्टेप नंबर 2 पर। सो स्टेप 2 is the most important step, and not only it's the most important step, it is also known as the rate determining step. So step 2 के rate determining step होने की वजह से पूरे रिएक्शन का रेट इसी स्टेप पर डिपेंड करेगा। अब रेट निकालने के लिए आप बिल्कुल भूल जाइए कि स्टेप 1 में क्या हो रहा है और स्टेप 3 में क्या हो रहा है। अगर इसके रिएक्शन रेट के रेट को निकालना है तो हम सिर्फ सेकेंड स्टेप पर फोकस करेंगे। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब इस स्टेप में आप देखिए कितने रिएक्टेंट है, सिर्फ ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल ही तो रिएक्टेंट है और तो कोई रिएक्टेंट यहाँ दिख नहीं रहा है। तो इस पर्टिकुलर स्टेप में रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ दिस प्रोटोनेटेड अल्कोहल RCH2 CH2 OH2 प्लस। तो इसका पावर क्या है? 1। दैट मीन्स ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1। इसीलिए इस तरह के मैकेनिज्म को, एलिमिनेशन मैकेनिज्म को हम कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। मतलब इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, इसीलिए ये मैकेनिज्म E1 मैकेनिज्म कहलाता है। एंड दो नाम हुए इस पर्टिकुलर रिएक्शन के, एक E1 मैकेनिज्म और दूसरा है बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन क्यों हो रहा है ये भी क्लियर हो गया है कि हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द बीटा पोजिशन ऑफ द अल्कोहल इज बीइंग eliminated here. So this was all about the dehydration of alcohols and its mechanism. अब एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि हम अल्कीन्स को अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं। इसके लिए सपोज हमें प्रोपीन बनाना है। प्रोपीन क्या है? प्रोपीन एक ऐसा अल्कीन है जिसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब अगर हमें प्रोपीन बनाना है तो हम ऐसे अल्कोहल से शुरुआत करेंगे जिसमें भी 3 कार्बन एटम होते हैं, तभी हमें प्रोपीन मिलने वाला है। तो इसका मतलब हमें शुरुआत करनी होगी प्रोपेनॉल से। अब प्रोपेनॉल के 2 आइसोमर्स होते हैं, प्रोपेन 1ऑल एंड प्रोपेन 2ऑल। अब हम किसी से भी शुरुआत करके देखें कि हम प्रोपीन कैसे बना सकते हैं। सो से फॉर एग्जांपल वी स्टार्ट विथ प्रोपेन 1ऑल। प्रोपेन 1ऑल में CH3 CH2 CH2 OH, ये रहा प्रोपेन 1ऑल। प्रोपेन 1ऑल। अब प्रोपेन 1ऑल को हम ट्रीट करेंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। हीट करना है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ऐसा करने पर OH ग्रुप और बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन एटम, ये दोनों कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बना के निकल जाएंगे। थस डिहाइड्रेशन हो गया। और डिहाइड्रेशन कैसे होता है ये हमने अभी मैकेनिज्म देखा, 3 स्टेप में होता है, थ्रू E1 मैकेनिज्म एंड बीटा एलिमिनेशन। तो इतना हो जाने के बाद ये बॉन्ड यहाँ पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म द pi, will get converted into pi electrons and they will form the pi bonds now. So ultimately what will happen? CH3 CH double bond CH2, ये बन गया प्रोपीन। तो इस तरह से हमें जो भी अल्कीन बनाना है उसमें पहले हम देख लेंगे कि उसका कार्बन स्केलेटन कैसा है और उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, और फिर उसी तरह से हम अल्कोहल्स का सिलेक्शन करेंगे और वहाँ से हम डिहाइड्रेशन करके अल्कीन को बनाएं। अब सपोज करें हम प्रोपेन 2ऑल से शुरुआत करें अगर, तो क्या हमें प्रोपीन मिलेगा? क्योंकि वो भी तो प्रोपेनॉल ही है। आइए देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस होगा। CH3 CH OH CH3, ये है प्रोपेन 2ऑल यानी 2 प्रोपेनॉल, क्योंकि यहाँ सेकेंड पोजीशन पर
सेकेंड कार्बन एटम पर OH ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप इज ऑन द सेकेंड कार्बन एटम, सो इसे हम प्रोपेन टू ऑल कह रहे हैं। अब इसे जब हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, ये OH ग्रुप तो रिमूव होने ही वाला है। लेकिन अब हमारे पास दो चॉइस है सामने, दो बीटा पोजीशन से अगर आप ध्यान से देखें, एक बीटा पोजीशन ये हो गया और दूसरा बीटा पोजीशन ये है। क्योंकि ये तो अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन के एडजेसेंट कार्बन को ही हम बीटा कार्बन कहते हैं। मतलब जो कार्बन एटम, द कार्बन एटम विच इज नेक्स्ट टू द अल्फा पोजीशन इज द बीटा कार्बन। अब देखिए दोनों बीटा कार्बन्स में जो हाइड्रोजन्स हैं वो बिल्कुल इक्वल नंबर्स में हैं। यहाँ भी तीन हाइड्रोजन है, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है। सो प्रोपेनॉल का जो स्ट्रक्चर है वो क्वाइट सिमेट्रिकल है। अब हम किसी भी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करें, हमें रिजल्ट सेम ही मिलने वाला है, क्योंकि दोनों बीटा पोजीशंस इक्विवेलेंट है। तो इसलिए आप यहाँ से भी रिमूव करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, CH2 हो जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा, CH और यहाँ CH3, ये प्रोपीन बना। अब अगर आप यहाँ से रिमूव करते हैं, यहाँ से रिमूव करने के बजाय आप उधर से रिमूव करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या इन दोनों स्ट्रक्चर में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, दोनों ही प्रोपीन है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रोपीन बनाने के लिए हम प्रोपेन 1-ऑल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या प्रोपेन 2-ऑल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि प्रोपेन 2-ऑल में जो दोनों बीटा पोजीशंस है वो बिल्कुल इक्विवेलेंट है, बिल्कुल सेम है, उनमें सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। लेकिन हर समय ऐसा संभव नहीं होता है। कुछ अल्कोहल्स ऐसे हैं जिनमें इस तरह से हाइड्रोजन एटम का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं होता। लेकिन रेजियो सिलेक्टिविटी यानी किस बीटा पोजीशन से, किस रीजन से हाइड्रोजन एटम का एलिमिनेशन होगा, इसकी बात तब आती है जब हम एक ऐसे अल्कोहल को यूज़ करते हैं जिसमें एक से अधिक बीटा पोजीशन है और दोनों बीटा पोजीशन के स्ट्रक्चर में या कॉम्पोजिशन में अंतर है। तो आप देखिए यहाँ ब्यूटेन 2-ऑल में एक बीटा पोजीशन तो ये हो गया बीटा 1 और दूसरा बीटा पोजीशन ये हो गया बीटा 2 सपोज करिए, and this is the alpha carbon because it contains the functional group. So now what will happen during this reaction when we are heating it with concentrated sulfuric acid? सिंपल है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करने पर अभी हमने मैकेनिज्म देखा था कि 3 स्टेप में होगा। सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन के बाद वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, देन वाटर मॉलिक्यूल के लॉस के बाद कार्बोकेटायन बनेगा और उस कार्बोकेटायन में वापस फिर वाटर मॉलिक्यूल का अटैक होगा और एक प्रोटॉन का वहाँ से एलिमिनेशन होगा। ऑल टुगेदर फाइनली यू विल बी गेटिंग द अल्कीन। अब यहाँ 2 बीटा पोजीशन है, अब दोनों बीटा पोजीशंस को ध्यान से देखें। इस बीटा पोजीशन के कार्बन एटम में 3 हाइड्रोजन हैं, इस बीटा पोजीशन में केवल 2 ही हैं। तो डिफरेंस तो यहाँ पे होगा। अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन एटम निकालेंगे तो हमें ये एल्कीन मिलेगा। आप देख लीजिए स्ट्रक्चर मिला के, अगर आप वहाँ से हाइड्रोजन एटम निकालते हैं तो एक तो ये OH निकला और एक यहाँ से हाइड्रोजन निकला, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ बनेगा। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, ब्यूट 1 ईन। लेकिन अगर हम ये ना करें, अगर मान लीजिए कि बीटा 1 कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन नहीं होता है और इस कार्बन से होता है, तब हमें क्या मिलेगा, तब ये हाइड्रोजन यहाँ से लॉस होगा और यहाँ OH ग्रुप निकल जाएगा, दोनों मिला के वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे और इसकी वजह से हमें ये अल्कीन मिलेगा, क्योंकि अब डबल बॉन्ड जहाँ बनेगा वो है ये पोजीशन। तो यहाँ बना डबल बॉन्ड, दैट मीन्स वी विल बी नाउ गेटिंग ब्यूट 2 ईन। सो आप देख रहे हैं दोनों एल्कीन जो बने यहाँ पे, दोनों एल्कीन के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे का आइसोमर ही होता है, ब्यूट 1 ईन एंड ब्यूट 2 ईन। बट दोनों क्यों बन रहे हैं, क्योंकि ब्यूटेन 2-ऑल में 2 बीटा पोजीशन है। अब हमारे सामने समस्या ये है कि हम देखते हैं कि इनमें से एक अल्कीन ज़्यादा मात्रा में बनेंगे। जैसे मान लीजिए ये अगर 80% अमाउंट में बना तो ये सिर्फ 20% अमाउंट में बनेगा, तो ये मेजर कहलाएगा और ये माइनर कहलाएगा। क्या रीज़न है इसका? तो अगर आप ब्यूट 2 ईन और ब्यूट 1 ईन के स्ट्रक्चर दोनों को अच्छे से देखेंगे तो ये रहा डबल बॉन्ड का पोजीशन इन ब्यूट 2 ईन और इसमें
इसके साथ यहाँ एक CH3 ग्रुप है, यहाँ एक CH3 ग्रुप है, ठीक है। सो इसमें यानी कि दो अल्काइल ग्रुप्स हैं। जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे उतना ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उसमें, और उतने ही ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। आप याद करने की कोशिश करें, हमने इसको पढ़ा था जब हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ रहे थे, जहाँ हमने डिस्कस किया था कि कौन सा अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होता है। और उसमें हमने चर्चा की थी कि जितने भी अल्कीन्स ऐसे हैं जिसमें अल्काइलेशन ज़्यादा होगी, यानी अल्काइल ग्रुप्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे उतने ज़्यादा अल्फा CH बॉन्ड्स भी होंगे, और जितने ज़्यादा अल्फा CH बॉन्ड्स होंगे उतने ही ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। अब ब्यूट 2ईन के साथ आप ब्यूट 1ईन का कंपैरिजन करें तो आपको मिलेगा यहाँ उतने अल्काइल ग्रुप्स नहीं है जितने ब्यूट 2ईन में है। ये रहा डबल बॉन्ड ब्यूट 1ईन में, और इसके साथ कितने अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो केवल एक, दैट इज द इथाइल ग्रुप। दिस ग्रुप इज नोन एज इथाइल ग्रुप। सो केवल इथाइल ग्रुप एक यहाँ है, जबकि यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप्स थे। तो दो अल्काइल ग्रुप ब्यूट 2ईन में है, जबकि एक ही अल्काइल ग्रुप ब्यूट 1ईन में है। इसका मतलब ब्यूट 2ईन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जो मॉलिक्यूल या जो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है वही ज़्यादा मात्रा में बनता भी है, इसलिए ब्यूट 2ईन ज़्यादा अमाउंट में बनेगा और वो मेजर प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन का। तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, कोई भी अल्कोहल आपको दिया हुआ रहेगा इसी तरह से, और उसके साथ एक रिएजेंट यहाँ पे ऐड किया हुआ रहेगा, मान लीजिए कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो, या और क्या रिएजेंट होते हैं, एलुमिना हो। एलुमिना के साथ भी आपको हीट करने का एक यहाँ पे इस तरह का रिएक्शन हो सकता है, और सीधे आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, एंड द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड लाइक दिस कि राइट द मेजर प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तब आपको सोचना है, जब आपको मेजर प्रोडक्ट लिखने के लिए बोला जा रहा है तब आप इसे नहीं लिखेंगे, केवल इसे लिखेंगे। और यहीं आपको अगर आपने गलती से भी उस केस में ब्यूट 1ईन का स्ट्रक्चर बना दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको बहुत ध्यान से सोचना है कि रिएजेंट क्या यूज़ हो रहा है, और यहाँ पर रिएक्टेंट हमने क्या यूज़ किया है, और ये किस तरह का रिएक्शन है। तो अब कैसे याद रखें कि किस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट होगा, और क्योंकि हम हमेशा हर रिएक्शन में याद तो नहीं रख सकते हैं कि मेजर प्रोडक्ट किस रिएक्शन में कौन सा क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा, तो इसे आसान करने के लिए एक रूल सजेस्ट किया गया है जिसे कहा जाता है सैडजेव्स रूल। सैडजेव्स रूल में बताया गया है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के दौरान हाइड्रोजन एटम उसी बीटा कार्बन एटम से रिलीज होगा जिसमें फ्यूअर नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, मतलब जिसमें हाइड्रोजन एटम्स की संख्या कम होगी। ठीक है, तो इसी से वैसा अल्कीन बनेगा जो ज़्यादा एल्काइलेटेड है, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल भी होता है। तो अब आप इस रूल को इस एग्जाम्पल में अप्लाई करके देखें। बीटा 1 है आपके सामने और बीटा 2 पोजीशन है। बीटा 1 में 3 कार्बन एटम है और बीटा 1 में 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं और बीटा 2 में 2 हाइड्रोजन एटम्स है। सैडजेव्स रूल को अप्लाई करने पर पता चलेगा कि जब डिहाइड्रेशन करा रहे हैं ब्यूटेन 2 ऑल का, तो इस बीटा कार्बन से ही हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा प्रेफरेबली। मतलब एलिमिनेशन तो दोनों से हो रहा है, लेकिन किस कार्बन एटम के हाइड्रोजन को हटाने से मेजर प्रोडक्ट बनेगा, तो ये डिसाइड करने के लिए ही ये रूल है। तो अगर बीटा 2 से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है तो ही वो हमें मेजर प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो सैडजेव्स रूल हमें ये बताता है, सैडजेव्स रूल आपको याद करना है, दैट इट इज अ रूल विच स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स हाइड्रोजन एटम इज प्रेफरेंशियली, याद रखिएगा इस वर्ड को, प्रेफरेंशियली, मतलब एलिमिनेशन दोनों जगह से हो रहे हैं, दोनों बीटा पोजीशन से हो रहे हैं, लेकिन preferable position is this carbon atom from where at which there are fewer number of hydrogen atoms attached. So इसे हम सैडजेव्स रूल कहते हैं, और इस तरह से प्रेडिक्ट करना कि किस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा और कैसा अल्कीन बनेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट, इसी को हम रेजियो सिलेक्टिविटी कहते हैं।